अब हम देखेंगे कि जो हमारे अराउंड क्लाइमेट है वो कैसे कंट्रोल होता है बाय एयर। जैसा कि हम जानते हैं कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसका जो टेम्परेचर है वो एवरेज रहता है इवन ड्यूरिंग द डे, बिकॉज जो हमारा एयर है वो हीट को ज़्यादा अंदर आने नहीं देती है एंड ऐसा वो थ्रू आउट द ईयर करती है। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर हमारा रात में जो हीट ट्रैप हो चुकी है हमारे अर्थ पर उसको एस्केप नहीं करने देती है और वैसे भी हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो इस तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ पे टेम्परेचर मेंटेन करता है एंड इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये देख सकते हैं कि मून जो कि ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सन वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन दिखाता है। इनफैक्ट उसका टेम्परेचर वेरिएशन फ्रॉम अ सेवरल 100 डिग्रीज इन नेगेटिव टू अ सेवरल 100 डिग्रीज इन पॉजिटिव, मतलब -190 डिग्री सी से टू 110 डिग्री सी हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ना होने की वजह से जो सनलाइट है उसकी जो हीट है वो मून की सरफेस को कंटिन्यूसली वार्म अप करती रहती है, इसीलिए वो टेम्परेचर 110 डिग्री सी तक पहुँच जाता है एंड रात में जब उसका जो टेम्परेचर है वो 190 डिग्री सी मतलब -190 डिग्री सी तक पहुँचता है, क्योंकि जो अब हीट है उसको ट्रैप करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लाइमेट कैसे कंट्रोल होता है एयर से, इस बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे विंड्स की। हम सभी ने ऑन अ वेरी हॉट डे एक कूल ब्रीज तो कभी ना कभी फील करी होगी ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम एंड हमें कभी कभार रेन भी मिल जाती है आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर। ये सब क्यों होता है? वॉट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वॉट डिसाइड्स कि ये जो हमारा इफेक्ट आया ये सिर्फ एक जेंटल ब्रीज है या फिर एक स्ट्रॉन्ग विंड है या फिर एक टेरेबल स्टॉर्म है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे डिपेंड करती हैं विंड पर या फिर एयर पर। ऑल दीज फिनोमिनास आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर बनते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा हीटअप हो जाता है बाय द रेडिएशन जो कि रिफ्लेक्ट बैक होके आ रहा है या फिर री रेडिएट हो रहा है लैंड से या फिर वाटर बॉडीज से। ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करेंट्स आर सेट अप इन द एयर। सो जब हमारी एयर गर्म हो जाती है बाय द रेडिएशन जो कि आया था हीटेड लैंड और वाटर से, तब वो एयर राइज करने लगती है। पर क्योंकि हमारा जो लैंड है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है, इस वजह से जो एयर हमारे लैंड के ऊपर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है इन कंपैरिजन टू द एयर ओवर वाटर बॉडीज़। तो इस तरीके से अगर हम कोस्टल रीजन्स को देखें, मतलब ऐसे रीजन्स जो हमारे बीचेस हैं और जो हमारे ओशन के पास पड़ते हैं, उन रीजन्स को देखें तो वहाँ पे जो एयर अबव लैंड है वो ज़्यादा हमारी गर्म है। इस वजह से जो हमारी एयर फ्लो होता है कूल ब्रीज का वो हमारा सी से लैंड की तरफ होता है एंड इसीलिए जो हमें एयर आती दिखती है या फिर एयर आती फील होती है वो ज़्यादा कूल फील होती है। बट एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल। बट हमारा जो वाटर है वो लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्लोली कूल डाउन होता है, इसीलिए जो एयर है अबव वाटर वो गर्म होगी इन कंपैरिजन टू द एयर अबव लैंड एंड इस वजह से हमारी जो ब्रीज फ्लो होगी वो फ्लो होगी टुवर्ड्स द लैंड। Similarly, all movements of air resulting in diverse atmospheric phenomena are caused by uneven heating of the atmosphere in different regions of the earth. तो हमारे जितने भी डिफरेंट क्लाइमेटिक फिनोमिनास हैं उन सबको हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं इस बात से कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उस रीजन में किस तरीके से हीटअप हो रहा है, कहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया, कहाँ पे एयर प्रेशर कम हो गया, और उन सब चीज़ों से हम कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी जगह के चेंजेस इन द वेदर। पर इसी के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमारे वेदर को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ
माउंटेन रेंजेस इन द पाथ्स ऑफ विंड। ये सारे और फैक्टर्स हैं जो कि हमारे विंड को और उसके साथ वेदर को अफेक्ट करते हैं। तो अब विंड के बाद हम बात करेंगे रेन की। When water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and वो सारा पानी जो evaporate हुआ वो हमारी एयर में चला जाता है। इसमें से कुछ amount of water get converted into water vapor and ये हमारे एटमॉस्फेयर में एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो जाता है। जो हमारी एयर हीट अप हुई थी वो भी अब ऊपर राइज करने लगती है वाटर वेपर के साथ में, एंड जैसे जैसे ये एयर ऊपर राइज करती है ये एक्सपैंड करती है और कूल करती है। इस कूलिंग की वजह से जो वाटर वेपर है एयर में वो कंडेंस होने लगते हैं एंड वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाने लगते हैं, और जब ये ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं तो ये हमारे क्लाउड से इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स और इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल इस फॉर्म में गिरते हैं। ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं जब ये कंडेंस होते हैं तब इनके आसपास कोई और पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल्स और बाकी अदर कार्बन कंपाउंड्स वो प्रेजेंट होते हैं, वो एज अ न्यूक्लियस सर्व करते हैं एंड इनको क्लाउड फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे जैसे क्लाउड्स और बड़े होते हैं उस हिसाब से इनके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनका भी अमाउंट बढ़ता रहता है, और जब ये हमारे क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और बहुत ही बड़े हो जाते हैं तब ऑफकोर्स हमें रेनफॉल मिलती है। एंड टेम्परेचर के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा हमारा कंडेंसेशन बढ़ जाएगा और जितना टेम्परेचर गिर जाएगा उस हिसाब से हमारा रेनफॉल स्टॉर्म्स में, हेल स्टॉर्म्स में और स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी रेन होती है। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। तो अब रेन के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। Fossil fuels like coal and petroleum, they contain small amounts of nitrogen and sulfur. तो जब ये fossil fuels को हम बर्न करते हैं तो ये नाइट्रोजन एंड सल्फर है ये भी बर्न हो जाते हैं, एंड इससे प्रोड्यूस होते हैं हमारे डिफरेंट तरीके के ऑक्साइड्स जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। जो ये ऑक्साइड्स हैं ना ही ये सिर्फ हमारे इनहेलेशन के लिए डेंजरस हैं, बस साथ ही साथ ये हमारी रेन्स में भी मिक्स हो जाते हैं और इनकी वजह से हमारी होती है एसिड रेन, और एसिड रेन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में काफ़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है। सो द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर, जैसे कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और कुछ हाइड्रोकार्बन्स, और ये भी हमारे इनहेलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। सो प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स कॉज विजिबिलिटी टू बी लोअर्ड, जैसे कि आप जनरली ऑब्जर्व करते हैं, और कोल्ड वेदर में आप स्पेशली देखें तो जो हमारा फॉग होता है उसके साथ में जब हमारा ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो वो स्मॉग बनाते हैं जो हमारे विजिबिलिटी के लिए तो हार्मफुल है ही, साथ ही इनहेलेशन में वो हमारे लिए और ज़्यादा हार्मफुल है। Studies have shown that regularly breathing of air that contains any of these substances increases the incidence of allergies, कैंसर एंड हार्ट डिसीजेस। तो अगर हमारे इन्वायरमेंट में ये सारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं और वो हम एयर कंटिन्यूसली इनहेल कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उस वजह से जो हमारा रिस्क है ऑफ गेटिंग एलर्जीज, इवन कैंसर एंड हार्ट डिसीजेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो ये बात हो गई हमारे पहले अबायोटिक कंपोनेंट एयर की, और हमने उसमें विंड, रेन एंड ये भी देखा कि कैसे हमारा एटमॉस्फेयर हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है।